हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन। देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चंस थे, क्या आपने आंसर्स टिक करे हैं। होप सबने सारे ही करेक्ट करे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द टर्म इविल क्वाड्रेट इज रिलेटेड विद। इविल, इविल मतलब गलत, ठीक है। क्वाड्रेट, ठीक है, क्वाड्रेट मतलब होता है फोर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर कॉजेस बेसिकली जो कि रिलेटेड थे किससे बच्चों, बायो डायवर्सिटी लॉस से, ठीक है। ऐसे कॉजेज जो बायोडायवर्सिटी को खत्म कर देते हैं उनको हम कहते हैं इविल क्वाड्रेट। जैसे हैबिटेट, हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हैबिटेट, अगर हैबिटेट खत्म कर दोगे तो वहां रहने वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है। देन है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, अगर नेटिव जगह पे कोई और स्पीशीज आ जाए और वहां के लोगों को हटा के, वहां की स्पीशीज को हटा के खुद राज करने लग जाए, खुद अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दे, ऐसी स्पीशीज को एलियन स्पीशीज कह देंगे। देन आते हैं आपके को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मीन्स जहां पे एक स्पीशीज म्यूचुअली डिपेंडेंट है सेकेंड स्पीशीज पे। तो अगर फर्स्ट स्पीशीज में की डेथ हो जाए तो सेकेंड स्पीशीज का सर्वाइवल भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। फिर आ जाता है बच्चों ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या लीड करता है, ये एक्सटेंशन को लीड कर जाता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, तो उस केस में वो स्पीशीज की क्या होती जाएगी बच्चों, डेथ होती जाएगी। सो ये फोर मेजर कॉजेस हैं हमारे बायोडायवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस किस किस से होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दी अब हो गए, ये सारी आ गए। अलॉन्ग विथ दैट, ठीक है, इसके अलावा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी बायोडायवर्सिटी लॉस को कॉज करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। सबसे ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉज की अगर हम बात करें बेटा तो वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, यहाँ पे वहां की लोकल स्पीशीज इन्वेड कर रही है, आपने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब ये यहां से यहां माइग्रेट करती थी, आपने यहाँ पे रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये यहां से अगर यहाँ जा रही है तो मे बी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हाउस जो है बच्चों वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, हैबिटेट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये स्पीशीज का सर्वाइवल कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा बेटा, लोअर डाउन हो जाएगा, और इट कैन लीड टू एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन कॉज कर सकती। नेक्स्ट कह रहा है, many species like Steller sea cow and passenger pigeon have been driven to the brink of extinction. Which of the following describes this situation? Steller sea cow जो कि एक फिश है हमारी, ठीक है, सी में मिलती है, हमें मिलती थी, ठीक है, अलॉन्ग विथ पैसेंजर पिजन, ये क्या हो गया है बेटा, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो ये क्यों हुए, क्योंकि इनका क्या हुआ बच्चों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस से बहुत ज्यादा, ठीक है, इनको क्या करा, यूज करा। अब इस टाइम पे ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट हैव बीन ड्रिवन टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट कह रहा है, वाटर हाइसिंथ एकॉर्निया क्रैसिपिस was introduced in Indian water to reduce pollution. It is an example of, ठीक है, बड़े अच्छे से इस स्पीशीज को, वाटर हाइसिंथ को क्या करा गया बच्चों, बुलाया गया, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो थी वो अब ऑफसेट के थ्रू ये क्या करने लगी, ग्रो करने लगी। अब ये इतनी ज्यादा ग्रो करने लगी बेटा कि इसने पूरी
वाटर स्पीशीज को क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे इसमें ये फैल गई और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कट कर दिया। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी स्पीशीज सरवाइव कर रही थी वो स्पीशीज धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्योंकि इंट्रोड्यूस करी गई अच्छे काम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो इसने नुकसान पहुंचा दिया। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, decline in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarius garipinus in river Yamuna can be categorized as। Similarly, आपके पास क्या है, यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, एक सिचुएशन देखी आपने कि यमुना रिवर में क्या इंट्रोड्यूस करी गई बेटा, क्लेरियस कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस इंट्रोड्यूस करी गई। और इस फिश ने, ठीक है, ये फिश ने क्या करा, जो यहाँ की नेटिव फिशेस इनका क्या कर दिया बच्चों, इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। अब क्या हुआ है, ये स्पीशीज को हमने क्या करा है बच्चों, इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है ना, डाली गई है। अब ये डाली गई है तो अगेन क्या हो गई है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। क्या कहेंगे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नेक्स्ट है, इफ एनी एक्सटेंशन ऑफ अ म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर टेक प्लेस। ठीक है, अब सपोज ये एक बहुत अच्छा फ्लावर है, ठीक है, लेकिन इस फ्लावर के पास क्या है कि इसको पॉलिनेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक इंसेक्ट चाहिए, एक इंसेक्ट जो इसको पॉलिनेट करता है। ठीक है, इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेट करता है। अब बिना इस इंसेक्ट के ये पॉलिनेट नहीं हो सकता है। अब अगर यहाँ पे ये कह रहा है एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, एक्सटिंक्ट, यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं बच्चों, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। अब अगर ये एक्सटेंट होता है तो यहाँ पे पॉलिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिवेंट हो जाएगी। पॉलिनेशन क्या हो गई, प्रिवेंट। और अगर पॉलिनेशन प्रिवेंट हो गई तो क्या होगा, प्लांट अपनी स्पीशीज, ठीक है, अपने जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। प्लांट स्पीशीज नंबर विल नॉट इंक्रीज, बढ़ेगा नहीं, तो धीरे धीरे इसका भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। सो जब एक चीज आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी की पॉपुलेशन भी क्या होती जाएगी बच्चों, धीरे धीरे। ये प्लांट जो है क्या होगा, द प्लांट वुड नॉट बी पॉलिनेटेड, क्योंकि इसके पॉलिनेशन के लिए यही इंसेक्ट क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं आएगा बेटा, ठीक है, और नो इफेक्ट भी नहीं। ये है बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से हमें, ठीक है, नेचुरली हम कह रहे हैं कि 25% ऑफ द ड्रग्स हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें क्या करने पड़ते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं ना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो है तो ये इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है तो ये इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ा, ठीक है, फाइंड आउट करना पड़ा। तो ये कैसी वैल्यू होगी बच्चों, इनडायरेक्ट। ठीक है, आपने ढूंढा कि ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डायवर्सिटी फॉर नॉवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। ठीक है, अगर मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की एक मेडिसिनल वैल्यू मुझे पता लगी है, ठीक है, तो अब मैं उसके मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, उसके डीएनए लेवल पे जाऊंगी, उसके जेनेटिक लेवल, उसके जीन्स को चेक करूंगी, उसकी स्पीशीज लेवल, कौन सी स्पीशीज है, इसकी कोई और वैरायटीज तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें, इन सबको क्या करूंगी बच्चों, एक्सप्लोर करूंगी, एक्सप्लोर। और
क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रही हूं तो मैं इसको क्या कहूंगी, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, मैं इसको देख रही हूं, फाइंड आउट कर रही हूं, तो क्या कहलाएगा ये, बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, पानी है, पानी को ज्यादा मत वेस्ट करो, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, लैंड है, लैंड को पॉल्यूट मत करो। ठीक है, एयर है, एयर को पॉल्यूट मत करो। या आपके पास जो भी कोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको धीरे धीरे आप देख रहे हो उनका प्राइस हाइक होता जा रहा है, तो अब जुडिशियसली उसको यूज करा जाए। सो सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख रहा है प्रोटेक्टेड स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड, नहीं, अ लॉ दैट मेक्स इट इलीगल टू डू हार्म टू द स्पीशीज, नहीं, ऐसा लॉ नहीं है कि स्पीशीज को हार्म ना पहुंचाए, ये इसके अंदर नहीं आएगा। द एबिलिटी टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट हेल्प्स पीपल टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, उतना ही नेचुरल रिसोर्स हमने यूज करना है बच्चों, ताकि हम क्या करें, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जितनी हमारे पास आज कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, हमें उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है बेटा, उसको यूज करना है। तो ये जो यूज है कि हम सिर्फ अपनी जनरेशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन तक अगर हम किसी को, ठीक है, किसी रिसोर्स के बारे में सोच के चल रहे हैं कि इसको कंजर्व करके रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर जनरेशन तक हो, प्लस इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, वरना हमें हमें क्या होगा, वो चीज के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट, कोई और सब्स्टिट्यूट के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, फिर अगेन नेचर एक्सप्लॉइट होता जाएगा। स्टडी ऑफ मेथड विच हेल्प टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, तो ये आ गया बेटा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ही अगर हम किसी चीज को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक सीटू होता है बेटा आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, प्रोटेक्शन हो रही है, कंजर्वेशन हो रही है, लेकिन आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, जो एक जू हो सकता है, जो एक बोटानिकल गार्डन हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। Now, which of the following terms will you use to notify such species? ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और क्या है बच्चों, एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज। ठीक है, अब यहाँ की स्पीशीज जो है वो आपके ईस्टर्न घाट में अगर नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, सिर्फ कहाँ की नेटिव है, वो वेस्टर्न घाट की नेटिव है, तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक। वल्नरेबल होती है बच्चों वो जो अब खतरे के निशान पे है कि ये खत्म हो सकती है। थ्रेटेंड उसी में आ जाते हैं कि ये डेंजर्ड, एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि इसको नहीं अगर हमने ध्यान दिया तो ये एक्सटेंट हो जाएंगी, तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज हो गई। देन कीस्टोन होता है वो एक मेजर स्पीशीज जो पूरे हमारे फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स को क्या करती है बच्चों, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो जैसे हम एलिफेंट्स को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज जो दूसरी स्पीशीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो एलिफेंट्स और फिग ट्री जो है, वो फिग जो है वो एलिफेंट्स के थ्रू ही पॉलिनेट हो सकता है। पॉलिनेट मीन सीड उसके क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ही जगह पे मिले, वही जगह पे मिले, उसको हम एंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट, तो देयर आर टोटल डेट बाय नॉर्मन मायर, तो इट इज 34। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हॉटस्पॉट जो है बेटा वो है हमारे वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां पे हम कहते हैं वाइड वैरायटी ऑफ हमें
क्या मिल रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स मिल रहे हैं अपनी अपनी एक नेचुरल जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्विंग आइलैंड नहीं, कंजर्विंग एरियाज वेयर द नेटिव स्पीशीज आर बीइंग रिप्लेस, रिप्लेस क्यों होंगे बेटा, विथ इंट्रोड्यूस स्पीशीज। कंजर्विंग एरियाज where the people are active supporters of the biological diversity, नहीं बेटा ऐसी एरिया नहीं जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। कंजर्विंग एरियाज विद लार्ज मेंबर्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, यहाँ पे कैसी स्पीशीज है बच्चों, एंडेमिक, ठीक है, दैट आर डिसअपियरिंग रैपिडली, ठीक है। ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, एंडेमिक स्पीशीज को जो धीरे धीरे क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, तो उस एरिया को, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हॉटस्पॉट। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल रहे हैं, एंडेमिक स्पीशीज मिल रही हैं, उनको हमने क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट। तो जो परसेंटेज है दैट इज 1.5%, विच इज लेस देन 2%। इन सीटू मतलब उसी जगह पे होता है बेटा, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये चारों की चारों वो जगह है जहां पे हम उसके नेचुरल हैबिटेट में प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, नेशनल पार्क है बेटा हमारे 90 और 14 बायोस्फीयर रिजर्व है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन नहीं है बेटा क्योंकि ये हम सेटअप करते हैं, ठीक है, ये एक XC2 में आ जाएगा, इसको हम सेटअप करते हैं, एक नेचुरल हैबिटेट की तरह फॉर्म करते हैं और वहां पे उन प्लांट स्पीशीज को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। सेक्रेड ग्रूव है, बायोस्फीयर रिजर्व भी। Which of the following national park is home to the famous musk deer or hangu? जो आपका musk deer है that is native to your Dachigam National Park, that is Jammu and Kashmir. Next है, biosphere reserve differ from the national park and wildlife sanctuaries. जो बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली हमारे पास 3 जोन्स आते हैं बेटा। बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे पास 3 जोन होते हैं और ये 3 जोन में जो अंदर सबसे अंदर है वो है हमारा कोर जोन, जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल ही क्या है, प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट है दैट इज योर बफर जोन, और जो सबसे स्टार्टिंग में है, ठीक है, जहां पे ह्यूमंस जो है आ जा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर मैन्युपुलेशन, ठीक है, मैन्युपुलेशन जोन। तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, अलग अलग जोन्स में ये डिवाइडेड है। तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट अलाउड, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स दे आर अलाउड। पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। प्लांट्स आर पेड ग्रेटर अटेंशन देन एनिमल्स, नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो उसको गार्डन वगैरह बोल देते हैं, राइट। तो सिर्फ ये है बेटा कि इसमें नेशनल पार्क्स में द पीपल दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब इकोसिस्टम का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन बींग्स दे टेक केयर ऑफ इट। अलॉन्ग विद दैट नेचर को कंजर्व करने के लिए वहां की लोकल स्पीशीज जो है उनको ज्यादा पता होता है। इन योर ओपिनियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which is the most effective way to conserve genetic diversity of the plant and in an area. ठीक है, अगर हमें, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा के रखना है बेटा, तो सबसे बेस्ट है उसको अपने हैबिटेट में क्या करो, ग्रो करने दो, ठीक है। और वहां के जो पीपल है, वहां के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी को अगर कंजर्व करके रखना है हमने, तो वहां के जो लोकल पीपल हैं, दे कुड हेल्प, वहां का जो एनवायरमेंट है, जो नेचुरल एनवायरमेंट है बेटा, नेचुरल एनवायरमेंट, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, बाय क्रिएटिंग अ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि एक इन सीटू मेथड को कंजर्व करके बना के हम जेनेटिक डाइवर्सिटी एक प्लांट की ऑफ उसी एरिया में क्या कर सकते हैं, क्रिएट या कंजर्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कोर जोन, बफर जोन एंड मैन्युपुलेशन जोन आर फाउंड इन। सबसे बाहर बच्चों मैन्युपुलेशन जोन होता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाती है हमारी बफर जोन, और फिर बीच में सबसे सेंटर में आ जाता है हमारा कोर जोन। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की। एक बायोस्फीयर रिजर्व में ये तीनों चीजें होती हैं। The region of, next question है, the region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed. Biosphere reserve में जो सबसे सेंटर में है बेटा, सबसे सेंटर में कौन सा जोन है, कोर जोन। इस कोर जोन में ये कैसा होता है बच्चों, लीगली गवर्नमेंट इसको, जो वाइल्ड लाइफ के जो लोग होते हैं, वो इसको लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरफेरेंस इज अलाउड, ठीक है, यहाँ पे कोर जोन के अंदर। नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया रिलेटेड टू। देखो बच्चों, फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे आपको भगवान की कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसी मूर्तियां दिख जाएंगी, ठीक है, पुरानी सी, जो जिसको छेड़ा नहीं जाता, ठीक है, जो जैसी है उसी जगह पे रहती हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। एस्थेटिक प्लेजर नहीं, थ्रेटेंड स्पीशीज नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग नहीं होगा। फॉरेस्ट पैचेस अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, यहाँ पे वो जगह, ठीक है, वो फॉरेस्ट का एरिया जहां पे कुछ पुरानी, बहुत ही पुराने आपको आइडल्स मिल जाएंगे, भगवान की कोई ना कोई कार्विंग्स मिल जाएंगी। तो वो जगह जो है फॉरेस्ट की, उसको हम सैक्रेड ग्रूव्स में मानते हैं। कह रहा है सैक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया आर फाउंड इन, ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं, तो जैंतिया हिल्स ऑफ दी कर्नाटका। जैंतिया हिल जो है वो कर्नाटका में तो नहीं है, जैंतिया हिल्स है मेघालय की, मेघालय में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, वेस्टर्न घाट रीजन जो है वो बेटा कर्नाटका के हैं, कर्नाटका, ठीक है। देन अरावली हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय नहीं बेटा, राजस्थान, राजस्थान की अरावली हिल्स हैं। देन बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये एक करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है तो ये जैंतिया हिल्स, वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स, बस्तर एरिया, लेकिन यहाँ पे जगह जो है इन्होंने गलत दे दी। नेक्स्ट कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ex-situ प्लांट कंजर्वेशन। ex-situ मतलब उसी, हमने एक न्यू जगह पे जाके क्या करा है, कंजर्व करा है। तो फील्ड, जीन बैंक, सीड बैंक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं आएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। बोटानिकल गार्डन, ये सारे क्या हैं आपके ex-situ कंजर्वेशन में आते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ex-situ कंजर्वेशन एक्सेप्ट।
बोटानिकल गार्डन XC2 है। सेक्रेड ग्रूव्स बेटा जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स एंड सीड बैंक, ये सारे XC2 आ गए बच्चों। नेक्स्ट है which one of the following is related to XC2 conservation of threatened animals and plants। ठीक है, XC2 कंजर्वेशन में आपके आती है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट INSITU, अमेजोन रेन फॉरेस्ट INSITU, हिमालयन रीजन INSITU। तो ये है बेटा इसका आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन इज, बोटानिकल गार्डन क्या करता है? वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स हियर, कोई भी प्लांट्स लगा लो, जरूरी नहीं है ट्रॉपिकल। दे अलाउ XC2 कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म। मेन काम क्या है? ये आपके क्या करते हैं? ये आपकी जर्म प्लाज्म, जो प्लांट्स की जो जीन्स है उसको कंजर्व करके रख रहा है। नॉट इन द, जहां पे है फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वहां से हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा है कि जहां पे ये ग्रो कर सके, सेम वैसी कंडीशंस देके। ये प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं है बेटा, गार्डन पूछा है। दे प्रोवाइड ए ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, नहीं बेटा, इनका मेन काम होता है जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखना, प्लांट की स्पीशीज को कंजर्व करके रखना। ओके, सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।